और मैं अपनी तारीफ़ के लिए इनका शुक्रिया बिल्कुल नहीं करूँगी। मुझको देवी कहने का हक तो अदा तुझे करना होगा। तेरे अंदर के दानव को तिल तिल कर अब मरना होगा। इस इंसानों की बस्ती में एक फैसला होने दो। मुझको देवी कहने वालों, तुमको देवता बनना होगा। कि जब एक लड़की को देवी बना के पूजा जाता है और फिर उसी लड़की की गर्भ में हत्या कर दी जाती है, तो इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। और जब औरत को देवी कहा जाता है, अच्छी बात है यदि आप सम्मान के रूप में उन्हें देवी मानते हैं, लेकिन देखिए जितने हम जब लिंग और पुल्लिंग की बात, जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं पुरुष स्त्री और देवी देवता, देवता देवी, ऐसे ही तो हम लिंग बदलेंगे। तो जब हम औरत को देवी कह रहे हैं तो पुरुष को देवता कहा जाना चाहिए और देवता होना चाहिए। तो जब पुरुष देवता बनेंगे तो औरत का देवी होना वो साकार हो जाएगा, उसका स्वप्न। क्योंकि यदि समाज में देवी और देवता रहेंगे तो इस समाज में कभी भी कोई अपराध नहीं होगा, कभी भी औरतों के खिलाफ अत्याचार नहीं होगा। या तो आप औरत को औरत मान लीजिए, उसे इंसान मान लीजिए, यदि उसे देवी मान रहे हैं तो पुरुष को भी देवता बनना पड़ेगा। आप मतलब किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि हर एक महिला अपने जीवन में अलग अलग पड़ावों से गुज़रती है। तो जिस समय मुझे मेरा बड़ा बेटा होने वाला था, तो प्रेगनेंसी के दौरान मैंने एमफिल की, और जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था तो उसके एग्ज़ाम के 2 दिन बाद मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था। तो वो जो समय था और जब मुझे गोल्ड मेडल मिला, तो मैं उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट इसलिए मानती हूँ क्योंकि ये वो दौर था जब मैं हार मान सकती थी, पर मैंने हार नहीं मानी। उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगी? मतलब कोई भी काम करने से पहले जो महिलाएं कई बार सोचती हैं, उनके लिए आप क्या प्रेरणादायक? तो जब आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। यदि वहाँ शक, भय, लज्जा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो आपका निर्णय गलत है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा उत्सव पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है समाज में बहुत ही चर्चित महिला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के साथ साथ उन्होंने गोहाना का भी नाम रोशन किया है, जो कि महिलाओं के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है, उन्हें नई दिशा और दशा देने के लिए। इसके साथ ही वो कई भाषाओं की ज्ञाता और अनेक अवार्ड उन्होंने जीते हैं, और अवार्डों की देवी अगर हम उन्हें कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। डॉक्टर सरिता मलिक हमारे साथ मौजूद है। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा उत्सव पर। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच स्वागत करने के लिए। मैं राजकीय महाविद्यालय बड़ौदा में सहायक प्राध्यापिका हूँ, अंग्रेजी में। जी मैम, आपको अवार्डों की देवी कहा जाता है। आपने कौन कौन से अवार्ड हासिल किए? असल से इस तरीके से मैं ये मानती हूँ कि अवार्ड दिया जाना ये अहमियत नहीं रखता, हमारा काम ज़्यादा अहमियत रखता है। तो अलग अलग संस्थाएं अलग अलग कामों के लिए मुझे अवार्ड देती रहती हैं। अभी फ़िलहाल कुछ ही दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता में मेरी हिंदी कविता को प्रथम स्थान मिला। नेपाल की एक संस्था द्वारा ये आयोजन किया गया था, और मेरी कविता को पढ़ते हुए उन्होंने मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला शक्ति काव्य रत्न की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन सभी संस्थाओं की जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, वो है काम करते रहना। तो हम काम करते रहते हैं। अगर संस्थाएं हमें इस काबिल समझती हैं तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, मैं उनकी आभारी हूँ। जी मैम, आपको महिला दिवस पर महिला काव्य रत्न से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ और कौन कौन से अवार्ड आज तक आपको मिले हैं? मुझे शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने के लिए विलक्षणा समाज सारथी सम्मान,
समाज सेविका के रूप में भी मिला है और ग्लोबल एजुकेटर आइकन अवार्ड मिला है। उसके अलावा बृजलोक साहित्य अकादमी आगरा के द्वारा और भारत उत्थान न्यास कानपुर के द्वारा भी मुझे माँ भारती सेवा सम्मान और स्वामी विवेकानंद स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। जी मैम, हाँ, मैंने सुना है मैम आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी मिला है, वो प्रोजेक्ट क्या है? जी, ये मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, जिसमें मेरे हस्बैंड डॉक्टर अजीत सिंह जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं बीपीएस विमेन यूनिवर्सिटी कानपुर कला में, और मैंने मिलके ये जापानीज़ थिएटर पे एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसके लिए हमें वो मिल चुका है मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, और उस पर हम काम कर रहे हैं अभी। मैम, इसके साथ साथ आप कई भाषाओं की ज्ञाता भी, आप कौन कौन सी भाषाएं बोल रहे थे? देखिए, भाषाओं का मुख्य उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान है। तो जो भी भाषाएं हम बोलते हैं, सुनते हैं, वो सब भाषाएं कहीं ना कहीं ज्ञान का स्रोत होती हैं। तो जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ, पढ़ती आई हूँ, और वही मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। तो हिंदी और अंग्रेज़ी के साथ साथ संस्कृत, उर्दू, थोड़ी बहुत पंजाबी और हरियाणवी मुझे बहुत अच्छे से आती है। जी मैम, आप संस्कृत में 2 श्लोक सुनाइए मैम। जी, मुझे बेहद पसंद है एक श्लोक कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जिसको हम मंत्र के रूप में भी उच्चारित करते हैं। इसके अलावा हम महाभारत में एक बहुत अच्छा एक श्लोक आता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और गीता का एक श्लोक जो मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को भी सुनाती रहती हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते सर्वोस्तविकर्मणि। कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल की चिंता में नहीं। मैम, आपका मतलब हरियाणवी में, आप हरियाणवी में मतलब ज़्यादा बोलते हो, आपको पसंद आती है हरियाणवी। हरियाणवी में ऐसा कौन सा मतलब डायलॉग है जो मतलब कि आपका मन पसंदीदा है? देखिए, भाषा अपने आप में ही मैंने जैसे कहा कि हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है। तो हरियाणवी में आपको एक पसंदीदा डायलॉग तो क्या कहेंगे, मैं ये समझती हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा भाषा हम सीखते भी अपनी माँ से हैं, क्योंकि हम कहते हैं मातृभाषा। हम अपनी भूमि को कहते हैं मातृभूमि, हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो मैंने एक बार एक कविता लिखी थी कि मेरे अंदर की माँ में भी रहती हस्ती तेरी माँ, तू मन की अभिलाषा है, तू मेरे मन की भाषा माँ। तो मेरी माँ जो है वो श्रीमती दर्शना देवी जी, वो हरियाणवी की इतनी कहावतें और लोकोक्तियाँ बोलती हैं कि मुझे लगता है कि जितना हरियाणवी का ज्ञान मुझे मिला मेरे दादा दादी पापा उन सब से, मेरी बहनों भाइयों के अलावा, अगर सबसे ज़्यादा हरियाणवी का ज्ञान मिला तो मेरी माँ से मिला। तो वो इतनी कहावतें बोलती हैं कि मुझे अगर कहा जाए कि मेरी फेवरेट, तो वो सब जो कहावतें हम, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो मेटाफोरिकल, अगर हम लैंग्वेज के लिहाज से देखें, हरियाणवी को हालांकि भाषा का दर्जा नहीं मिला है, उसे एक बोली कहा गया है क्योंकि उसकी लिपि नहीं है। तो हरियाणवी में जितनी कहावतें और लोकोक्तियाँ हैं वो इस बोली को इतनी मेटाफोरिकल बनाती हैं। अब आप देखिए, अगर अभी मैं कहूँ लाइट चली गई, हम कहेंगे लाइट बाजगी। तो ये मानवीकरण अलंकार है, इसे इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। तो जो भाषा है वो किस तरीके से हमारे विचारों को रख रही है। तो हरियाणवी में जितने अच्छे तरीके से हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, जिस पे हम ध्यान भी नहीं देते, तो यही खूबसूरती है हमारी इस बोली की। जी मैम, जैसे आप कॉलेज में इंग्लिश टीच करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, वहाँ पे बॉयज़ ज़्यादा है, तो मतलब कभी कभार कोई शरारती बच्चा भी ऐसा होता है कि वो टीचर की नहीं मानता, तो आप मतलब उनको इंग्लिश में गाली देती हो या हरियाणवी में समझाते हो, कैसे क्या टीच करते हो उनको? देखिए, गाली देने की तो जहाँ तक बात है तो गाली तो किसी को देनी ही नहीं चाहिए, चाहे कई शरारती बच्चे मैम जैसे ऐसे होते हैं ना, वो
हम उनको ना आराम से बोलते रहते हैं और शरारत करने से बाज नहीं आते वो। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ, और कभी आप हमारे कॉलेज आइएगा तो आपको पता लगेगा कि हमारे कॉलेज के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। और अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत शरारती है भी तो मैं ये मानती हूँ कि बच्चे बंदर की तरह होते हैं। जैसे बंदर के सामने हम जो कर रहे हैं वो वहीं से सीखता है, वैसे ही हमारे विद्यार्थी भी हमारे चाल चलन, हमारे आचार व्यवहार से सीखते हैं। तो यदि हम सही कर रहे हैं तो बच्चे भी सही करते हैं। तो उनको सिखाने का, समझाने का मेरे पास तरीका है अपना एग्जाम्पल सेट करना। तो अगर मैं अच्छा करूँगी तो बच्चे भी अच्छा ही करेंगे, और वो अच्छा ही करते हैं। तो हमारे कॉलेज में अलग अलग गाँवों से बच्चे आ रहे हैं, तो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं। उसके बावजूद जैसे ही हम जाते हैं, फीमेल टीचर्स वो पैर छूते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति को उन्होंने बचा के रखा है, और इसके लिए मैं उन बच्चों की भी आभारी हूँ और शिक्षक शिक्षिकाओं की भी, कि हम इस तरीके का माहौल उन्हें दे पा रहे हैं। अगर कोई बच्चा शरारत भी करता है तो मैं ये मानती हूँ कि जैसे हम अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं जिन्हें हमने जन्म दिया है, तो अपने विद्यार्थियों को भी माफ़ करके उन्हें समझाना चाहिए, और वो समझते हैं। मैम, आप एक महिला है और आज अच्छे मुकाम पर है, आपकी अच्छी जान पहचान है। आप मतलब किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि हर एक महिला अपने जीवन में अलग अलग पड़ावों से गुज़रती है। सबसे पहले तो शादी होते ही वो अपने घर को, परिवार को, अपने रिश्ते नातों को छोड़ के एक नए माहौल में ढलने की कोशिश करती है। ये अपने आप में हर महिला के लिए ही एक अलग तरीके का सफ़र है जिससे हर एक को गुज़रना पड़ता है। उसके बाद गृहस्थी बसाने के लिए, बचाने के लिए, और बच्चों की परवरिश की जद्दोजहद से गुज़रते हुए उसे अपनी नौकरी, पढ़ाई सब पे ध्यान देना है। तो आज हर एक महिला कहीं ना कहीं घर में पिसती, नौकरी की मार को झेलती, दहेज की पीड़ा से सिसकती, भ्रूण हत्या से तड़पती है, और सबसे बढ़ के समाज के अनाचार के रूप में घिनौने कृत्य की वेदना ने नारी की अस्मिता पर एक ज़बरदस्त प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो जिस भी सफ़र से हर महिला गुज़र रही है, मैं हर महिला को कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक मुकाम पे पहुँचती हैं तो आप और महिलाओं के लिए मार्गदर्शन का कार्य करें, ना कि आप उनके रास्ते को रोकें। क्योंकि मैं अगर अपना आपको उदाहरण दूँ तो छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करना, उनकी परवरिश करना, और मुझे जब मैं कॉलेज में थी, यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी के रूप में, तो बहुत सारे इनाम मैंने जीते थे। एमडी यूनिवर्सिटी से मैंने बीए, बीएड, एमए किया। उसके बाद एमफिल में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही बीपीएस विमेन यूनिवर्सिटी कानपुर कलां से। तो मुझे अपने जीवन की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है, क्योंकि आपने अभी पूछा नारी के रूप में, तो जिस समय मुझे मेरा बड़ा बेटा होने वाला था, तो प्रेगनेंसी के दौरान मैंने एमफिल की, और जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था तो उसके एग्ज़ाम के 2 दिन बाद मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था। तो वो जो समय था, और जब मुझे गोल्ड मेडल मिला, तो मैं उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट इसलिए मानती हूँ क्योंकि ये वो दौर था जब मैं हार मान सकती थी, पर मैंने हार नहीं मानी। तो ये हर महिला करती है। हर व्यक्ति जो संघर्षों से हार नहीं मानता, वो कहीं ना कहीं हर उस मुकाम को हासिल करना चाहता है, वो कर पाता है जो वो करना चाहता है। जी मैम, जैसे आप महिला हो, मतलब महिला होने के साथ मतलब परिवार की उम्मीदें बढ़ जाती है, और परिवार का ये मानना होता है कि मतलब महिला को घर भी संभालना है, ऑफिस लाइफ भी संभालनी है, और अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करना है। तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो? तो संतुलन कैसे बनता है दोनों के बीच में? देखिए, एक बड़ी अच्छी गज़ल लिखी थी, कैफ़ी आज़मी की है शायद, या जानिसार अख्तर, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा। तो उसमें अंत वाली जो एक लाइन थी वो मुझे खासी पसंद है। उन्होंने लिखा था कि ये क्या कम है कि फ़कत औरत है तू। तो औरत होना ही अपने आप में एक उपलब्धि है, और औरत कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करती है, ये उसके अंदर गुण जो हैं वो परमात्मा ने दिया है। प्रेमचंद ने लिखा है कि यदि महिला में पुरुष के गुण आ जाएं तो वो उल्टा हो जाती है, और यदि पुरुष में महिला के गुण आ जाएं तो वो देवता हो जाता है। तो नवरात्र जब चल रहे थे तो एक 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी थी।
क्योंकि मैं इस तरीके की डायकॉटमी, जो इस तरीके का कन्फ्लिक्ट हमारे समाज में है कि जब एक लड़की को देवी बना के पूजा जाता है और फिर उसी लड़की की गर्भ में हत्या कर दी जाती है, तो इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। और जब औरत को देवी कहा जाता है, अच्छी बात है यदि आप सम्मान के रूप में उन्हें देवी मानते हैं, लेकिन देखिए जितने हम जब पुलिंग और स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं पुरुष स्त्री और देवी देवता, देवता देवी, ऐसे ही तो हम लिंग जी मैम। बदलेंगे। तो जब हम औरत को देवी कह रहे हैं तो पुरुष को देवता कहा जाना चाहिए और देवता होना चाहिए। तो मैंने पंक्तियाँ लिखी थी कि मुझको देवी कहने का हक तो अदा तुझे करना होगा, तेरे अंदर के दानव को तिल तिल कर अब मरना होगा, इस इंसानों की बस्ती में एक फैसला होने दो, मुझको देवी कहने वालों तुमको देवता बनना होगा। तो जब पुरुष देवता बनेंगे तो औरत का देवी होना वो साकार हो जाएगा, उसका स्वप्न। क्योंकि यदि समाज में देवी और देवता रहेंगे तो इस समाज में कभी भी कोई अपराध नहीं होगा, कभी भी औरतों के खिलाफ अत्याचार नहीं होगा। या तो आप औरत को औरत मान लीजिए, उसे इंसान मान लीजिए, यदि उसे देवी मान रहे हैं तो पुरुष को भी देवता बनना पड़ेगा। जी मैम, आपने इतनी अच्छी बात कही महिला और पुरुषों को लेकर। आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगी, मतलब कोई भी काम करने से पहले जो महिलाएं कई बार सोचती है, उनके लिए आप क्या प्रेरणादायक? मुझे लगता है कि ये संघर्ष निर्णय लेने का, ये केवल महिला की ज़िंदगी में नहीं, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में होता है। तो जब आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। यदि वहाँ शक, भय, लज्जा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो आपका निर्णय गलत है। यदि आप पूरी तरीके से उसमें कॉन्फिडेंस का अनुभव कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है, आपके मन में कोई डर, कोई शंका उत्पन्न नहीं हो रही, तो ये निर्णय बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ा निर्णय इंसान खुद के लिए लेता है। मैं ये मानती हूँ कि जब भी हम विमेन, क्योंकि अभी नारी पे काफ़ी बात हो रही है, तो कई वर्कशॉप्स में भी मुझे विमेन एम्पावरमेंट पे बोलने के लिए बुलाया जाता है। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि एम्पावरमेंट का मतलब कोई ऐसी पावर नहीं है जो हमारे अंदर नहीं, वो लानी है, नहीं। एम्पावरमेंट का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन। हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसको जान लेना, यही एम्पावरमेंट है। और जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो बहुत हद तक इस कंसेप्ट को बहुत गलत तरीके से समझा जाता है। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब पुरुष की आलोचना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुरुष अपनी शक्ति के सामर्थ्य को समझे और औरत अपनी शक्ति के सामर्थ्य को समझे, तभी समाज के अंदर एक जैसा, एक समरसता, जो समरसता हम कहते हैं, वो माहौल उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे मामलों में हम देखते हैं कि चाहे हम इतिहास को उठा लें तो जब बाल विवाह, सती प्रथा या विधवाओं के साथ जिस प्रकार का उत्पीड़न उनका होता था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय। तो पुरुषों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। और आज भी हमारे समक्ष ऐसे उदाहरण आते हैं जहाँ पे औरतें ही औरतों के खिलाफ कार्य भी करती हैं। तो ये पुरुष और स्त्री के बीच की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, ये लड़ाई है अच्छाई और बुराई की। और एक बार मैंने लिखा था कि दुनिया में केवल दो ही संबंध हैं, अच्छाई का अच्छाई से और बुराई का बुराई से। तो इन दो संबंधों के ऊपर ही ये पूरी सृष्टि रुकी हुई है। जो अच्छा है वो अच्छाई को ढूंढ लेता है और बुरा बुराई को ढूंढ लेता है। तो औरत के संघर्ष में पुरुष भी उसके साथ है और औरत भी उसके साथ। अगर ये सब एक साथ खड़े हो जाएं तो इस समाज को अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी मैम, आप इसके साथ साथ किन का धन्यवाद करना चाहते हैं? मैं शुक्रगुज़ार हूँ हर उस इंसान का जो मेरी ज़िंदगी में अलग अलग किरदारों के रूप में अपना जो उनकी भूमिका है वो निभा रहे हैं।
अच्छा या बुरा ये समय निर्धारित करता है, लेकिन यदि हमारे साथ कोई अच्छा कर रहा है उससे भी हम सीखते हैं, और कोई बुरा कर रहा है तो उससे भी हम सबक लेते हैं। तो डॉक्टर मीना देवी जी हैं मेरे साथ, जो हमेशा मेरा जो प्रोफेशनल करियर रहा, हम दोनों ने लगभग एक साथ राजकीय महाविद्यालय बड़ौदा में ज्वाइन किया, और इन्होंने इतना अच्छा शुरू से ही हमारा साथ रहा है। हर मुद्दे पर जहाँ उसूलों की जंग हो तो हमेशा ये मेरे साथ खड़ी होती हैं, एक सहेली के रूप में, एक बहन के रूप में, एक कलीग के रूप में। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर मीना देवी जी का, और मुझे अपनी शुक्रगुज़ार हूँ इनकी मैं, और मुझे अपनी बहन की कमी महसूस नहीं होती। मेरी 2 बहनें हैं, सविता और किरण, तो मुझे लगता है कि वो दोनों मेरे साथ हैं जब डॉक्टर मीना देवी मेरे साथ होती हैं। और मेरे दादाजी को मैं अपना सबसे बड़ा दोस्त मानती हूँ। अभी वो हमारे बीच नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और उनके संस्कार हमेशा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे साथ रहेंगे। मेरे पापा श्री रमेश कुमार मलिक जी, उन्होंने मुझे कभी भी कहीं भी जाने से नहीं रोका, किसी चीज़ में प्रतिभागिता से नहीं रोका, और आज जो कुछ भी मैं हूँ तो मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, मेरे भाई बहन, मेरे पूरे परिवार के, मेरे पति, मेरे बच्चों, अड़ोसी पड़ोसी, हमारे जीवन में कुदरत के एक एक ज़र्रे की भूमिका होती है। प्रकृति का कण कण हमें वो बनाने में भूमिका अदा करता है जो आज हम हैं। कोई अच्छा है या बुरा है, उस सब में उसके अनुभव, उसकी स्मृतियाँ, उसके साथ जुड़े हुए जो सब व्यक्ति हैं वो अपना किरदार निभाते रहते हैं। तो मैं सबकी शुक्रगुज़ार हूँ, और इसी प्रकार से सब मेरा साथ देते रहें। इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को हम बेहतर बनाने की जंग ऐसे ही लड़ते रहें। मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि बदल जाती हैं तस्वीरें, बदल जाती हैं तस्वीरें पलक भर ही झपकने से, बदल जाती हैं तस्वीरें पलक भर ही झपकने से, समय का एक पहिया दूसरे के बाद चलता है, जो चाहो आजमाना अपने होने को कभी यूं ही, तो सोचो ज़िंदगी से आपकी क्या फ़र्क पड़ता है। जी मैम, वाह क्या बात है। जी मैम, आप क्या कहना चाहोगे डॉक्टर सरिता मलिक के बारे में? सरिता मलिक मेरी सबसे प्यारी सहेली हैं। जैसे इन्होंने मेरे बारे में जो भी बताया है, वो पहले इनके अंदर जो गुण है वो इन्होंने मैं देखे हैं, तभी इन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ की है, और मैं अपनी तारीफ़ के लिए इनका शुक्रिया बिल्कुल नहीं करूँगी। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।